हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल डी में चैप्टर 16 का पार्ट 7 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है रिकवरी ऑफ रिटेल लोन के बारे में, और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि सरफेसी एक्ट 2002 क्या है। पूरी इसकी गाइडलाइंस डिटेल में चर्चा करेंगे हम सरफेसी एक्ट के बारे में। उससे पहले एक पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स जो मैंने पढ़ाया था आपको DRT और DRAT में, उसमें एक फिगर है जो अपडेट हो गई है, तो उसको ज़रा सा ध्यान दे दीजिएगा। DRT में जो मैंने बताया था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है और मैक्सिमम 62 साल एज के लिए होता है। तो वो डेटा अब अपडेट हो गया है फ्रेंड्स। तो ये है, अब DRT में जो ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है या 65 साल की एज तक के लिए अपॉइंट किया जाता है। उसी तरीके से DRAT का जो हेड होता है उसे चेयरपर्सन कहते हैं, और वो भी 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है या मैक्सिमम 70 साल की एज तक वो उस पद पर रह सकता है। तो ये बात ज़रा सा नोट कर लीजिएगा, पिछले लेक्चर में ये बात गलत हो गई थी। ओके, तो ये लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है, तो कई लोग कहीं आपके क्वेश्चन गलत ना हो जाएं, इसलिए मैंने इसमें नोट डाउन करवा दिया है। तो अगेन देख लीजिए, DRT और DRAT दोनों में 4 साल के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता है। जो जज वगैरह होते हैं इसके, वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। DRT के हेड को हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, DRAT के हेड को हम चेयरपर्सन कहते हैं। DRT का हेड 65 साल की एज तक रह सकता है इस पद पर, और DRAT का चेयरपर्सन 70 साल की एज तक अपने इस पद पर रह सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स सरफेसी एक्ट हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि थोड़ा कम्बरसम ना हो, थकाऊ ना हो। भले इसमें बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं पर हम उनके बारे में ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे। ओके, तो सरफेसी एक्ट 2002 सबसे पहला तो आपसे जो पूछा जा सकता है वो यही है कि इसका फुल फॉर्म ही इतना बड़ा सा, तो इसका फुल फॉर्म है ये। ठीक है, तो देखिए, सरफेसी में सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसका फुल फॉर्म ये होता है फ्रेंड, सरफासी एक्ट जो कह सकते हैं, SARFAESI, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया SAR, ठीक है। फिर फाइनेंशियल एसेट हो गया, FA हो गया आपका, FA, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये आपका ESI हो गया। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एसेट हो गया, फाइनेंशियल एसेट हो गया, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में आप समझ लीजिए, SAR सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद में FA ऑफ फाइनेंशियल एसेट, और उसके बाद में इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ओके, तो ये 3 पार्ट में समझ लीजिए एक तरीके से इसकी डिफिनेशन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002, ये एक्ट है फ्रेंड। तो कई बार सरफेसी एक्ट की डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है। अब इसमें हुआ क्या है, इन दिस एक्ट द पावर वाज गिवन टू बैंक, मतलब इस एक्ट में क्या किया गया। देखिए हुआ क्या, सरफेसी एक्ट कैसे आया है। तो जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पहले क्या होता था कि नॉर्मल कोर्ट में बैंक जाते थे, वहाँ पर केस दायर करते थे, पर वहाँ कोर्ट में फैसला होने में 6-6 साल लग जाते थे। फिर जो T तिवारी कमेटी ने रिकमेंड किया, प्लस नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें स्पेशल ट्राइब्यूनल की जरूरत है, तब जाकर के DRT और DRAT बन करके आए। ठीक है, DRT को टाइम दिया गया कि आप 180 दिन के अंदर में नॉर्मली फैसला कर देंगे। अब 180 दिन के अंदर में, उसमें सरफेसी एक्ट वाले जो केसेस होंगे वो 60 दिन के अंदर में फैसला करना होता है इनको। तो अब दिक्कत ये हुई कि DRT के पास भी ओवरबर्डन हो गया, काम इतना बढ़ गया कि वो 180 दिन में या 60 दिन में फैसला नहीं दे पा रहे थे। तो अब समस्या ये हुई कि जो DRT में केस जा रहा है वो भी 3-3 साल लग जा रहा है। तो ऐसे में बैंक का पैसा फिर नहीं रिकवर हो पा रहा था। तो इसी वजह से ये सरफेसी एक्ट लाया गया, और उसमें बैंक को ही पावर दे दी गई कि अब आपको अगर पोजीशन वगैरह भी लेना है तो भी आपको किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इवन दो हमें थोड़ी बहुत परमिशन लेनी पड़ती है, पर फिर भी उस लेवल पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो है बैंक को पावर दे दी गई। इन दिस एक्ट द पावर आज गिवन टू बैंक एंड नाउ बैंक कैन टेक ओवर पोजेशन ऑफ सिक्योरिटी चार्ज टू बैंक। अब क्या है कि बैंक जो भी उसको सिक्योरिटी चार्ज है, जो भी मॉर्गेज हाइपोथेकेट जो भी किया हुआ है, उस चीज का पोजेशन ले सकता है बैंक। ओके, और उसके बाद में पोजेशन लेने के बाद में वो उस सिक्योरिटी को बेच सकता है ना। भाई एक बार जैसे मान लीजिए किसी ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, वो पैसा नहीं लौटा रहा है, तो बैंक क्या करेगा, उसका जो हाउस है वो मॉर्गेज है, तो उस सिक्योरिटी चार्ज का पोजेशन ले लेगा। उस घर को आप जो है अपने मतलब अपने कब्जे में ले लेंगे एक तरीके से कह लीजिए, और उसके बाद में एक बार पोजेशन में लेने के बाद में आप उसको बेच सकते हैं, अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज जो है सरफेसी एक्ट के आने की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। पहले बैंक के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी
प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सके, अपने पोजीशन में ले सके। अब मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसका मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर सकते हैं आप। अगर कोई कंपनी है जो पैसा आपका नहीं वापस कर रही है तो बैंक कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकते हैं, या फिर उसमें अपना कोई पर्सन जो है उस उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें अपना पर्सन भी बैंक बिठा सकता है कि ताकि वो कंपनी अच्छे से रन करके हमारा पैसा लौटा दे। दिस पावर विल बी एक्सरसाइज बाई चीफ मैनेजर आर एबव। ध्यान रखिएगा कि ये जो सरफेसी एक्ट में ये जो पोजीशन वगैरह का काम हो रहा है, ये पावर एक्सरसाइज की जाएगी चीफ मैनेजर या उससे ऊपर के रैंक के व्यक्ति द्वारा। इवन दो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके बैंक का चाहे तो ये पावर लोअर रैंक के ऑफिशियल्स को भी असाइन की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली जो सरफेसी एक्ट कहता है कि कम से कम चीफ मैनेजर या उससे ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, तभी वो सरफेसी एक्ट को लागू कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने ये देखा डीआरटी हो चाहे डीआरटी में हो 4 साल के लिए ही आप अपॉइंटमेंट पाते हैं। यहाँ डीआरटी में मैक्सिमम 65 साल रह सकते हैं, डीआरटी में मैक्सिमम 70 साल की एज तक आप जॉब कर सकते हैं। जो डीआरटी का हेड होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाता है, जो डीआरटी का हेड होता है वो चेयरपर्सन कहलाता है। फिर हमने देखा सरफेसी एक्ट की डेफिनेशन, जिसमें हमने ये देखा कि ये 3 पार्ट में बनी हुई है। SAR अलग है, FA अलग है, ESI अलग है। ठीक है, तो SAR देख लीजिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ऑफ फाइनेंशियल एसेट हो गया, एंड देन हम कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। कब आया था सरफेसी एक्ट? 2002 में आया था, 2002 इसमें आया हुआ है। इस एक्ट के तहत बैंक को पावर दी गई कि वो जो है जो भी सिक्योरिटी चार्ज है बैंक के नाम पर उसको पोजेशन में ले सकता है, और पोजेशन लेने के बाद में बैंक उसे बेच सकता है। बैंक क्या कर सकता है? बेच सकता है उस सिक्योरिटी के या उस एसेट को या उस गुड्स को। अब जरूरी नहीं कि घर ही हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फल वगैरह की दुकान करता हो तो उसका भी पोजेशन आप ले सकते हैं। तो वही यहाँ पर गुड्स भी लिखा हुआ है, या कोई टीवी बेचता है तो आप उसका पोजेशन ले सकते हैं। बैंक कैन टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अब बैंक को पावर है कि वो जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट भी टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो पावर है वो कम से कम चीफ मैनेजर एंड उसके अबव व्यक्ति द्वारा एग्जीक्यूट की जानी चाहिए सरफेसी एक्ट की। इवन दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर होती है कि वो चाहे तो चीफ मैनेजर से लोअर रैंक के ऑफिशियल को, यानी कि जैसे सीनियर मैनेजर या मैनेजर के पावर को भी दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एज पर सरफेसी एक्ट चीफ मैनेजर या उससे अबव रैंक का ही व्यक्ति सरफेसी एक्ट को या सरफेसी एक्ट की गाइडलाइन को एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रेंड्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, है ना, लास्ट में था इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। उसमें यानी इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कंडीशन टू अप्लाई सरफेसी एक्ट, यानी कब हम जो है सरफेसी एक्ट को लागू कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि किन किन स्थिति में हम सरफेसी एक्ट को लागू कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इफ द लोन अकाउंट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। सरफेसी एक्ट आप तभी लगा सकते हैं जब लोन अकाउंट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला, लोन अकाउंट मस्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज एनपीए बैक्ड बाय सिक्योरिटी। समझिए, कोई भी अकाउंट जरूर से जरूर एनपीए क्लासिफाई किया गया हो, साथ ही साथ में उसमें सिक्योरिटी द्वारा उसे बैक किया गया हो। मतलब वो जो लोन आपने दिया है उसमें कोई ना कोई चीज आपने अपने कब्जे मतलब जो है सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई हुई है, चाहे उस व्यक्ति की एफडी रखवाई हो, चाहे उस व्यक्ति का घर जो है गिरवी रखवाया हो, चाहे उसकी कंपनी का कोई कागजात गिरवी रखवाया हो, कुछ ना कुछ आपने अपने पास सिक्योरिटी के तौर पर रखा है। अब अगर पहली बात ये कि अगर अकाउंट एनपीए नहीं है तो सरफेसी का कोई मतलब नहीं है। भाई सरफेसी हम क्यों लगाएंगे अगर हमारा अकाउंट अच्छा चल रहा है? तो पहली बात ये कि अकाउंट एनपीए क्लासीफाई होना चाहिए। दूसरा, उसमें सिक्योरिटी जरूर बैक्ड होनी चाहिए। अब अगर किसी व्यक्ति ने आपसे 20 लाख रुपए का लोन लिया और आपने उससे कोई चीज जो है सिक्योरिटी के तौर पर नहीं ली, तो आप सरफेसी एक्ट क्या लगाएंगे? सरफेसी का मतलब होता है जो चीज गिरवी रखी गई है उसको अपने कब्जे में लेना। अगर कोई चीज गिरवी ही नहीं रखी गई तो आप कब्जे में लोगे क्या? ओके, तो वही कह रहा है कि ये बैक्ड बाय सिक्योरिटी होना चाहिए। दूसरा, ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर लैंड पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। ध्यान रखेंगे हम कि जो सिक्योर्ड एसेट है शुड नॉट बी एग्रीकल्चर लैंड। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया और गिरवी जो चीज़ रखी है, बंधक जो चीज़ रखी है, वो अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। यानी हम किसानों की ज़मीन छीन नहीं सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ये सरफेसी एक्ट जो है किसानों को उनकी ज़मीन जो है छीनने नहीं देता है, ये अच्छी चीज़ भी है। ठीक है, उसका में आउटस्टैंडिंग इन अकाउंट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एक्रूड अप्लाइड शुड बी मोर देन 1 लाख। अब अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए वो 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे सरफेसी एक्ट तभी लागू होगा जब आउटस्टैंडिंग, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सारा कुछ मिला करके कम से कम 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा, अगर 1 लाख तक है
तब भी जो है अगर 1 लाख तक उधारी है या बकाया है, डिफॉल्ट है, तो वहाँ सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। 1 लाख से ज़्यादा होगा तभी सरफेसी एक्ट लागू होता है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग ड्यूज शुड बी 20% आर एबव ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये हटा दीजिएगा। तो आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज होते हैं फ्रेंड्स वो 20% या उससे ज़्यादा होने चाहिए प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का। यानी कहने मतलब हुआ, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन लिया था, तो उसके जो बचा हुआ होना चाहिए वो 20% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम से कम 2 लाख रुपए बचे हों या उससे ज़्यादा। अब अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसने 20 लाख का लोन ले लिया था, मान लीजिए 20 लाख का उसने लोन लिया और अभी उसकी उधारी केवल 2 लाख रुपए बची है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने 18 लाख चुका दिया है, अब 2 लाख बचा हुआ है, तो क्या आप इस पर सरफेसी लगा पाएंगे? नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि 20 लाख का 20% होगा 4 लाख रुपए। तो कम से कम डिफॉल्ट या उधारी 4 लाख रुपए बची हुई होनी चाहिए, तभी आप लगा सकेंगे, 20% पर लगा सकेंगे। 20% से कम है तो भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। ओके, उसके बाद 5वीं कंडीशन है डॉक्यूमेंट शुड बी इनफोर्सेबल। जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए हैं, जैसे आपने मॉर्गेज करवाया है, ओके, हाइपोथेकेट करवाया है, तो वो डॉक्यूमेंट इनफोर्सेबल होने चाहिए और अनएक्सपायर्ड होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ये लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहे हैं। हर एक डॉक्यूमेंट का फ्रेंड जो है लिमिटेशन पीरियड होता है, तो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जो सरफेसी एक्ट कहता है कि लिमिटेशन पीरियड जो है डॉक्यूमेंट का एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने यह यहाँ पर लिखा है कि अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ मिनिमम ऑफ 6 मंथ मस्ट बी अवेलेबल, और ये बात एक्ट में नहीं कही गई है। इन्होंने लिखा है कि जो जैसे कोई लिमिटेशन एक्ट होता है, उसके तहत मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 3 साल है, तो कम से कम 6 महीने, अभी इसको 3 साल खत्म होने में 6 महीने कम से कम बचे हुए होने चाहिए। ओके, यही कह रहा है कि 6 महीने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप उसमें लगाइए, क्योंकि सरफेसी एक्ट लगाने के बाद में आपको 5-6 महीने लग जाएगा। अगर उसी दौरान मान लीजिए 2 ही महीने बचे हैं लिमिटेशन एक्ट के तहत उस डॉक्यूमेंट के एक्सपायर होने में, और अगर आप अभी लगते हो तो हो सकता है 6 महीने लग गए, तब तक ये अगर डॉक्यूमेंट एक्सपायर कर गया तो डॉक्यूमेंट इन्फोर्सेबल नहीं रह जाएगा, तो सरफेसी एक्ट आपका वैसे ही फेल हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सरफेसी एक्ट के तहत लिमिटेशन पीरियड जो डॉक्यूमेंट का है वो वैलिड होना चाहिए और कम से कम 6 महीने तक वैलिड रहना चाहिए और फ्यूचर में। ये बात लेकिन एक्ट में कही नहीं गई है, लेकिन बैंक नॉर्मली प्रैक्टिस में ये मानकर चलते हैं कि कम से कम जो लिमिटेशन पीरियड है वो कम से कम 6 महीने बचा हो, तभी आप सरफेसी एक्ट के लिए प्रयास कीजिए। और उसके बाद में याद रखिएगा कि लिमिटेशन पीरियड जो डॉक्यूमेंट का होता है वो सरफेसी एक्ट के तहत एक्सटेंड नहीं होता है। कहने मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए किसी कोई लिमिटेशन एक्ट के तहत किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 3 साल है, जो आपने मान लीजिए मॉर्गेज करवाया 3 साल के लिए वैलिड था, उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर गया, तो ऐसा नहीं कि सरफेसी एक्ट अगर आपने दायर कर रखा है या सरफेसी एक्ट के तहत अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो ये नहीं कि इसकी वैलिडिटी अगले 1 साल और बढ़ा दी जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं। लिमिटेशन पीरियड अगर 3 साल का है तो 3 साल में ही डॉक्यूमेंट एक्सपायर कर जाएगा। क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद में 6वीं कंडीशन है, अगर मान लीजिए कई सारे लोगों ने जो है लोन दिया हुआ है, SBI ने, HDFC ने, कई सारे बैंकों ने मिलकर के, यानी मल्टीपल लेंडर या कंस्टोरियम एडवांसेस अगर है, ठीक है, अगर मान लीजिए कई सारे बैंक एक साथ मिलकर के लोन दिए हुए हैं, तो जिसका मिनिमम 60% ड्यूज होगा उसका एग्री होना जरूरी है सरफेसी एक्ट के तहत एक्शन इनिशिएट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 3 बैंक हैं, एक बैंक ने 70% दिया है और बाकी दोनों बैंकों ने मान लीजिए 15-15% दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर सरफेसी एक्ट लागू करना है तो ये 15-15% वालों को इस 70% वाले को एग्री करना होगा कि हम सरफेसी एक्ट एक्शन लेना चाहते हैं। अगर ये 60% या उससे ज़्यादा का होल्डर एग्री करेगा तभी सरफेसी एक्ट लग पाएगा, अदरवाइज इन 15% के बस का नहीं है। तो वही कह रहा है कि जिसके पास मिनिमम 60% ड्यूज हो उसका एग्री होना जरूरी हो जाता है, तभी सरफेसी एक्ट 2002 के तहत एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये हो गई फ्रेंड जो है 5-6 कंडीशंस, और इनसे क्वेश्चंस खूब आते हैं। जो क्वेश्चन यही है कि सबसे पहली बात तो अकाउंट सरफेसी एक्ट में एक्शन लेने के लिए अकाउंट NPA होना चाहिए, साथ ही साथ में कोई न कोई सिक्योरिटी बैंक के पास में गिरवी रहनी चाहिए। जो सरफेसी एक्ट लगाना है तो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लागू नहीं हो सकता है, यानी जो एसेट आपके पास गिरवी है वो एग्रीकल्चर लैंड है अगर, तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। उसके बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सारा कुछ मिला करके 1 लाख से ज़्यादा की उधारी हो तभी जो है सरफेसी एक्ट लागू होता है। 1 लाख से ज़्यादा की उधारी होनी चाहिए, अगर 1 लाख से कम है तो सरफेसी एक्ट लागू, या 1 लाख रुपए है तो भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। उसके बाद में जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं आपके वो 20% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर ये हटा दीजिएगा, मान लीजिए जो है आपने
50 लाख रुपए का कस्टमर ने लोन लिया हुआ है और अभी उसकी जो देनदारी है मान लीजिए 6 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो क्या इस पर सरफेसी लागू होगा? तो नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग 20% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और 50 लाख का 20% 10 लाख रुपए होगा। यानी अगर उधारी 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है तो ही सरफेसी इनिशिएट कीजिए, उससे कम है तो सरफेसी इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में जो लिमिटेशन पीरियड है, जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है उसका लिमिटेशन पीरियड बचा हुआ होना चाहिए, तभी सरफेसी लगाइए। कम से कम 6 महीने बचा हो तभी सरफेसी इनिशिएट कीजिए, है ना, क्योंकि सरफेसी एक्ट के तहत जो लिमिटेशन पीरियड है डॉक्यूमेंट का वो एक्सटेंड नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि सरफेसी एक्ट में एक्शन लेना शुरू किया तो लिमिटेशन पीरियड ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लिमिटेशन पीरियड अपने टाइम पर ही एक्सपायर कर जाता है। और अगर मान लीजिए मल्टीपल लेंडर का कॉन्सेप्ट है या कस्टोडियम एडवांसेस दिया हुआ है, कई बैंकों ने एक साथ मिल करके लोन दिया हुआ है, तो जिसके पास, जिस लेंडर के पास में 60% या उससे ज़्यादा का ड्यूज है, उधारी है, उसका एग्री होना जो है जरूरी होता है सरफेसी एक्ट के तहत एक्शन इनिशिएट करने के लिए। अगर 60% या उससे ज़्यादा वाला नहीं चाहता है सरफेसी एक्शन लेना, तो आप जो है बाकी के लोग जो 40% के होल्डिंग वाले हैं वो लोग जो है सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद में अगली बात करेंगे वो कंडीशंस कौन सी हैं जब सरफेसी लागू नहीं हो सकता है। तो लगभग बातें हमने पिछले उसी लागू वाले में ही देख ली हैं, पर फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर आउटस्टैंडिंग अप टू 1 लाख है तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आपकी उधारी आउटस्टैंडिंग या डिफॉल्ट कह लीजिए 10 लाख का किसी कस्टमर ने लोन लिया था, अब अगर उसका जो है उधारी 1 लाख रुपए बची हुई है तो आप जो है एक्शन नहीं ले सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा हो, यानी 1,10,000 रुपये, 1,20,000 रुपये है, तब आप सरफेसी लगा सकते हैं। लेकिन अगर अप टू 1 लाख है तो सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। उसके बाद में पोजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी टेकन। ध्यान रखिएगा कि कभी भी एग्रीकल्चर लैंड अगर गिरवी रखी हुई है तो बैंक उसका पोजेशन नहीं ले सकता है। ओके, बट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कैन बी टेकन इन पोजेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, मान लीजिए किसी ने ट्रैक्टर लिया हुआ है या कल्टीवेटर वगैरह लिया हुआ है, ओके, हार्वेस्टिंग के जो भी सामान है जो एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, अगर उन इक्विपमेंट को गिरवी रखा हुआ है तो उनका पोजेशन लिया जा सकता है। यानी हम ट्रैक्टर को खिंचवा सकते हैं, ध्यान दीजिए, ट्रैक्टर को जो है बैंक पोजेशन में ले सकता है लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को नहीं ले सकता है। ओके, क्लियर हो गया। इफ बारोअर हैज रीपेड द 80% ऑफ अमाउंट तो भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। अगर बारोअर ने 10 लाख की उधारी थी और उसमें से अगर 8 लाख रुपए तक चुका दिया है तो भी जो है आप उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का अगर 80% चुकाया जा चुका है तो भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये 3 कंडीशन है जब आप सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकते। एक तो अगर आउटस्टैंडिंग अप टू 1 लाख है, सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड को पोजीशन में लेना है तो भी सरफेसी एक्ट लागू नहीं हो सकता, आप पोजीशन में एग्रीकल्चर लैंड को नहीं ले सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को आप जो है पोजीशन में, ट्रैक्टर वगैरह को, ट्यूबवेल वगैरह, इन सब चीज़ों को पोजीशन में ले सकते हैं। और अगर बारोअर ने अपने प्रिंसिपल अमाउंट का 80% रीपे कर दिया है तो भी आप जो है सरफेसी एक्ट लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हो गई जहां पर आप सरफेसी एक्ट में एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में स्टेप्स की बात करेंगे, सरफेसी एक्ट में कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम समरी की बात करेंगे, फिर हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तो समरी में समझिए, देखिए होगा क्या, 60 डेज नोटिस टू बोथ बारोअर एंड गारंटर इज गिवन अंडर सेक्शन 13 का 2 13(2) ऑफ सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया है और उसका अकाउंट एनपीए हो चुका है, वो पैसा हमारा नहीं चुका रहा है, हमने साल 2 साल इंतजार किया पर फिर भी कस्टमर पैसा वापस नहीं दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि सरफेसी एक्ट में इनिशिएशन, मतलब सरफेसी एक्ट के तहत एक्शन लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक 60 दिन का नोटिस इशू करेंगे सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत, किसको, बारोअर को भी और गारंटर को भी, कि आप हमारा पैसा या ड्यूज है मतलब खत्म कर दीजिए। ठीक है, इसका नोटिस 60 दिन के लिए नोटिस देते हैं कि आपके पास 60 दिन का टाइम है, आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। अब अगर मान लीजिए इस दौरान बारोअर कोई क्वेरी या ऑब्जेक्शन रेज करता है, ध्यान रखिएगा कि इस 60 दिन के अंदर में कभी भी बारोअर को कोई क्वेरी या ऑब्जेक्शन रेज होता है तो बैंक को उसका रिप्लाई 15 दिन के अंदर में बारोअर को देना होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए उस दौरान बारोअर आपसे कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछता है तो ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो उसकी रिप्लाई बैंक को कितने दिन में देनी है, 15 दिन में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। पहला, कितने दिन का नोटिस, 60 दिन का, किस सेक्शन के तहत, सरफेसी एक्ट के 13(2) के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बारोअर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो बैंक को कितने दिन में रिप्लाई करना है,
15 दिन में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कहीं छोड़ नहीं सकते। इफ बारोअर डज नॉट पे द ड्यूज विद इन 60 डेज, अब आपने 60 दिन का नोटिस दिया और बारोअर 60 दिन में पैसा नहीं पे कर पाता है, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन 13(4) मतलब सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(4) के तहत हम एक नोटिस इशू करेंगे कि बैंक जो है पोजीशन टेक ओवर करेगा, मतलब आपके प्रॉपर्टी का पोजीशन लेगा बैंक। ये किसके तहत हम करते हैं, सेक्शन 13(4) के तहत पोजीशन टेक ओवर करने का नोटिस जारी करते हैं। पोजीशन किसकी सहायता से लिया जाता है फ्रेंड, तो पोजीशन जो है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है डीएम की सहायता से हम पोजीशन लेते हैं। जो मैं आपसे कह नहीं रहा था कि मतलब हम पोजीशन लेते तो हैं पर फिर भी अब यहाँ कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सफिशिएंट होता है। देखिए हम कहीं अदालत में नहीं गए, हमने सेक्शन 13(4) के तहत नोटिस इशू किया कि हम पोजीशन लेंगे और हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प ली और पोजीशन घर का ले लिया। ठीक है, अब एक बार आपने पोजीशन ले लिया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर ही 2 न्यूज़पेपर में आपको पोजीशन लेने के बारे में मतलब एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ता है, आपको नोटिस निकालना पड़ेगा। पोजीशन घर का पोजीशन ले लिया, मान लीजिए प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के 7 दिन के अंदर में आपको 2 न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करना होगा कि हाँ हमने इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है। एक इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, दूसरा जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए जो सफिशिएंट लोगों तक पहुंच पाए, है ना। 2 न्यूज़पेपर होने चाहिए, कौन कौन से, एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होना चाहिए और एक वहाँ का वर्नाकुलर लैंग्वेज कह सकते हैं या लोकल लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए। लेकिन वो लोकल लेवल लैंग्वेज का जो पेपर हो फ्रेंड्स, उसकी रीच ठीक ठाक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि केवल 4 ही लोग उस पेपर को खरीदते हों। तो ये कितने दिन के अंदर में करना है, पोजीशन लेने के 7 दिन के अंदर में आपको ये नोटिस 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। अब अगर मान लीजिए जो बारोअर है वो आपके इस फैसले से खुश नहीं है, आपने उसका पोजीशन ले लिया है, तो वो कहाँ जाएगा, डीआरटी के पास जाएगा केस फाइल करने कि सर इन्होंने जबरदस्ती हमारा घर कब्जा कर लिया है, हमने तो सारे पैसे दे रखे हैं, जो भी केस है। ठीक है, तो बारोअर कैन फाइल एप्लीकेशन विद डीआरटी विद इन 45 डेज ऑफ टेकन ओवर ऑफ पोजीशन बाय बैंक। बैंक ने जब घर आपका कब्जा किया, जब आपकी प्रॉपर्टी कब्जा की, उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको डीआरटी में जाकर के केस फाइल कर देना होता है। अगर आपको लापरवाही है और 60 दिन बाद आप जाकर के डीआरटी में, घर आपका मान लीजिए पोजीशन लिया गया 1 जनवरी को, ठीक है, और उसके बाद में आप पता चल रहा है कि 10 मार्च को जाकर के डीआरटी में केस फाइल करेंगे, तो वो नहीं चलेगा क्योंकि अब 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो विद इन 45 डेज जो है आपको डीआरटी में केस फाइल कर देना होता है विदाउट डिपॉजिटिंग एनी मनी। यहाँ पर पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। बोथ बैंक एंड बारोअर कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डीआरटी इन डीआरटी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द कॉपी ऑफ जजमेंट। अब अगर मान लीजिए डीआरटी के फैसले से आप खुश नहीं हैं तो आप डीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। ये अधिकार बैंक को भी है और बारोअर को भी है ना। डीआरटी वाले में हमने ये पढ़ा हुआ है, ये अधिकार बैंक को भी है, बारोअर को भी है। अगर बैंक फ्रेंड्स अप्लाई करता है तो उसको कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बारोअर अपील करता है तो जो डीआरटी का जजमेंट अमाउंट है, डीआरटी ने जो कहा है उसका 50% डिपॉजिट करना पड़ता है। कितना जमा करना पड़ता है, 50%, और डीआरटी को अधिकार है कि वो इसे 25% तक घटा करके कर सकता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 30 दिन के अंदर अंदर डीआरटी से डीआरटी में आपको अप्लाई कर देना होता है। यानी कि जिस दिन आपको डीआरटी के जजमेंट की कॉपी मिली उसके 30 दिन के अंदर में आपको डीआरटी में अप्लाई कर देना होता है। एक और बात यहाँ पर है, वो ये है कि जो ये 50% अमाउंट डीआरटी जजमेंट की बात करें फ्रेंड, तो देखिए यहाँ 2 केस हो सकते हैं। मान लीजिए बैंक की उधारी है 10 लाख रुपए की, डीआरटी ने जो फैसला दिया है वो दिया है मान लीजिए कि आप 6 लाख जमा करिए। तो क्या होता है कि इनमें से जो कम हो, इनमें से बैंक का उधारी 10 लाख या डीआरटी ने कहा कि 6 लाख पे करो, इसमें से जो कम हो उसका 50% डिपॉजिट करना होता है फ्रेंड। डीआरटी के जजमेंट का ही 50% जमा करना नहीं होता है। समझ लीजिए आप इस बात को कि बैंक का उधारी या डीआरटी का जो है जो फैसला है उसमें जो भी कम हो उसका 50% जमा करना होता है। लेकिन नॉर्मली केसेस में डीआरटी का फैसला हमेशा कम ही होता है। अगर बैंक की उधारी 50 लाख रुपए की है तो डीआरटी कभी आपको ये नहीं कहेगा आप 55 लाख भर दीजिए, नॉर्मली नहीं कहता है, क्योंकि डीआरटी बना ही इसी पर्पज के लिए है कि लोगों को राहत दे, है ना। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि डीआरटी का जो जजमेंट अमाउंट है उसका 50% हमें जमा करना होता है। क्लियर हो गया। बारोअर अगर अपील करेगा तो 50% जमा करना पड़ेगा, डीआरटी चाहे तो इसे 25% तक रिड्यूस कर सकता है। अगर बैंक अप्लाई करेगा तो कोई पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो हमने ये समरी है फ्रेंड्स, घबराइए नहीं, भी डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तो हमें सरफेसी एक्ट के तहत एक्शन में पता चला कि हम सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत जो है एक नोटिस इशू करते हैं बारोअर को भी गारंटर को भी कि 60 दिन के अंदर अंदर आप हमारा पैसा चुका दीजिए।
अब अगर बारोअर को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेरी है, तो उसका रिप्लाई बैंक को 15 दिन के अंदर अंदर करना होता है। अगर 60 दिन के अंदर में जो बारोअर है और जो गारंटर है वो हमारा ड्यूज नहीं चुकाते हैं, तो बैंक एक नोटिस इशू करता है सेक्शन 13(4) के तहत कि अब हम आपके प्रॉपर्टी का पोजेसन लेंगे, और पोजेसन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सहायता से ले लिया जाता है। एक बार आपने घर का या प्रॉपर्टी का पोजेसन ले लिया है तो 2 न्यूज़पेपर में 7 दिन के अंदर अंदर, पोजेसन लेने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको 2 न्यूज़पेपर में इस बारे में नोटिस जारी करना पड़ता है, नोटिस छपवाना पड़ता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज या वर्नाकुलर लैंग्वेज में आपको इश्तिहार देना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है या नोटिस छपवाना पड़ता है पेपर में कि हमने इस प्रॉपर्टी का टेक ओवर कर लिया है या पोजेसन ले लिया है। अब अगर बारोअर इस बात से खुश नहीं है तो वह डीआरटी में जा करके अप्लाई कर सकता है। कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर। कब से? जिस दिन उसका प्रॉपर्टी टेक ओवर किया गया है बैंक द्वारा, उस दिन से लेकर 45 दिन के अंदर अंदर कभी भी वो जा करके डीआरटी में केस फाइल कर सकता है और वहाँ पर उसे कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर आप डीआरटी के फैसले से खुश नहीं है, चाहे बैंक खुश ना हो, चाहे बारोअर खुश ना हो, तो वो डीआरएटी में अप्लाई कर सकते हैं। कब? कितने दिन में? 30 दिन में। कब से? जब से डीआरटी की जजमेंट कॉपी रिसीव हुई है उसके 30 दिन के अंदर में आप जो है डीआरटी में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बैंक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जाइए अप्लाई कर दीजिए, कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बारोअर अपील करेगा तो उसे डीआरटी के जजमेंट अमाउंट का 50% या बैंक का जो उधारी है उसका 50%, डिफॉल्ट अमाउंट है उसका 50%, जो भी कम हो वो जमा करना पड़ता है डीआरटी के पास। डीआरटी इसे अगर चाहे तो घटा करके 25% भी कर सकता है। ठीक है, यानी जजमेंट में अगर कहा गया, डीआरटी ने कहा कि 10 लाख जमा करना है तो 5 लाख जमा करना चाहिए, लेकिन अगर डीआरटी चाहे तो वो उसे कहेगा कि आप इसका 25% यानी 2.5 लाख रुपए ही जमा कर दीजिए, तो भी हम फैसला कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी बातें डीआरटी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अब एक बार आपने पोजेसन ले लिया तो अब आपको उस घर को बेचना है या उस प्रॉपर्टी को बेच देना है। 30 डेज नोटिस टू बारोअर एंड गारंटर बिफोर मेकिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आप एक 30 दिन का नोटिस जारी करेंगे बारोअर को भी और गारंटर को भी कि हम आपकी प्रॉपर्टी अब बेच देंगे, 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन बाद बेच देंगे। तो 30 दिन का एक नोटिस आप सर्व कर दीजिए कि आपका घर हम नीलाम कर देंगे। ओके, फिर पब्लिक ऑक्शन आपको करनी होगी। 30 डेज नोटिस इन 2 न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश एंड वन इन वर्नाकुलर पेपर अबाउट द ऑक्शन। तो अब क्या करना होगा कि पब्लिक ऑक्शन के बारे में एक 30 दिन का नोटिस छपवाना होगा 2 न्यूज़पेपर में, मतलब 30 दिन के पहले ही आपको 2 न्यूज़पेपर में छपवाना होगा कि हम इस घर को नीलाम करने वाले हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, कि ऑक्शन होने वाली है। उसके बाद में परचेजर अंडर ऑक्शन विल हैव टू डिपॉजिट 25% अमाउंट इमीडिएटली एंड बैलेंस 75% विद इन 15 डेज। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति इस घर को नीलाम होने पर खरीदेगा उसको 25% अमाउंट तुरंत जमा करना होगा। मान लीजिए घर जो है बिकता है 20 लाख रुपए में, तो उसमें से 25% यानी 5 लाख रुपए उसे तुरंत जमा करना होगा। बाकी का 75% यानी कि 15 लाख रुपए वो जब 15 दिन के अंदर में जमा कर सकता है। कितने दिन में? उसे 15 दिन में जमा करना होगा। लेकिन बैंक चाहे तो ज़्यादा टाइम भी दे सकता है। मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसने घर खरीद लिया लेकिन उसके पास उतने पैसे अभी नहीं हैं, तो बैंक चाहे तो 2-3 महीने का भी रिलैक्सेशन अलाउ कर सकता है। अब सेल ऑफ प्रॉपर्टी में हमें क्लियर हो गया। एक तो हम बारोअर और गारंटर को जो है प्रॉपर्टी सेल होने के लिए 30 दिन का नोटिस सर्व करते हैं। साथ ही साथ पब्लिक ऑक्शन करने के लिए हम 2 न्यूज़पेपर में 30 दिन के लिए 30 दिन पहले ही नोटिस छपवा देते हैं कि इस दिन को ऑक्शन होने वाली है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो होगा क्या, मान लीजिए 1 जनवरी की अगर हम बात करें, 1 जनवरी को आपने नोटिस सर्व किया बारोअर और प्लस गारंटर को कि हम जो है 30 दिन बाद जो है हम आपका घर नीलाम कर देंगे। तो ये नोटिस चला गया, तो आ जाएगा मेरे ख्याल से पूरा जनवरी बीत जाएगी। फिर उसके बाद में आप किसी न्यूज़पेपर में छपवा दीजिए और 30 दिन वेट करिए जो है न्यूज़पेपर में छपवाने के बाद में कि हम इस घर की नीलामी करने वाले हैं, यही कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जो इस घर को खरीदेगा, इस प्रॉपर्टी को खरीदेगा, उसको 25% पैसा तुरंत डिपॉजिट करना होगा। बाकी का 75% पैसा वो 15 दिन के अंदर में जमा कर सकता है, आल्दो बैंक ज़्यादा टाइम भी अलाउ कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो 30 डेज और ये 30 डेज ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ कहीं आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको समरी में पढ़ाया है। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने सारी बातें करी हैं वो बहुत जल्दी करी हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि कैसे कैसे क्या चलता है, पूरा डिटेल में चलेंगे। अब वंस द अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, एक बार अकाउंट एनपीए क्लियर हो जाता है, द एक्ट एम्पावर्स द सिक्योर्ड क्रेडिटर।
तो एक्ट क्या करता है, इम्पावर देता है, पावरफुल बनाता है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है या बैंक जिसे कहेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब ऐसा क्रेडिटर जिसको सिक्योरिटी जिसके पास अवेलेबल है, कुछ ना कुछ गिरवी है, उसे सिक्योर्ड क्रेडिटर या बैंक कहेंगे। तो जहां पर भी सिक्योर्ड क्रेडिटर कहा जाएगा, सरफेसी एक्ट में बैंक को सिक्योर्ड क्रेडिटर ही कहा गया है। ओके, टू इशू अ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 13 का 2 टू डिफॉल्टिंग बारोअर, मोर्टगेजर, गारंटर calling upon them to discharge the dues in full within 60 days from the date of receipt of notice, है ना। तो यही कह रहे हैं कि एक बार अकाउंट एनपीए हो जाता है तो जो सिक्योर क्रेडिटर है या बैंक है उसको पावर मिल जाती है कि वो सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत एक नोटिस, डिमांड नोटिस जारी कर देगा, किसको, बारोअर को, गारंटर को, मोर्टगेजर को, कि आपके जो भी ड्यूज हैं वो पूरे के पूरे ड्यूज अगले 60 दिन के अंदर में जो है खत्म कीजिए, पैसा हमारा वापस कीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस, जिस डेट को आप नोटिस रिसीव करते हैं उसके 60 दिन के अंदर में आपको अपने सारे ड्यूज क्लियर करने होंगे। दो द सरफेसी एक्ट मैंडेट्स गिविंग ओनली 2 पर्टिकुलर्स, सरफेसी एक्ट कहता है कि जब आप नोटिस जारी करेंगे सेक्शन 13(2) के तहत तो उसमें केवल 2 ही चीजें दीजिए, 2 पर्टिकुलर दीजिए। एक तो कितना अमाउंट पे करनी है और कौन कौन सी सिक्योरिटी आपके कब्जे में है उसकी डिटेल दीजिए। लेकिन इन नोटिस है ना, नोटिस में केवल कितना अमाउंट पे करना है और कौन कौन सी सिक्योरिटी बैंक के पास अवेलेबल है इसके बारे में ही डिटेल देनी होती है। बट इट वुड बी इन ऑर्डर टू गिव डिटेल, लेकिन ऐसा नहीं ठीक होगा। हम जब नोटिस इशू करेंगे सेक्शन 13(2) के तहत तो हम क्या करेंगे, उसमें सारी डिटेल देंगे, जैसे डिफॉल्ट कितने अमाउंट का है, ओवर ड्यू पीरियड कितना हो चुका है, एंड द डेट फ्रॉम व्हिच अकाउंट इज क्लासिफाइड एनपीए, कब से अकाउंट एनपीए है, फैसिलिटी वाइज सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, कौन कौन सी ओडी के अगेंस्ट कौन सी सिक्योरिटी है, एफडी के अगेंस्ट मतलब टर्म लोन के अगेंस्ट कौन सी सिक्योरिटी है, पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय बारोअर, और कौन कौन से सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट बारोअर द्वारा एग्जीक्यूट किए गए, ये सारी डिटेल हमें दे देनी होती है। तो सरफेसी एक्ट क्या कहता है कि सिर्फ 2 डिटेल दीजिए आप, जो है जब आप सेक्शन 13(2) के तहत नोटिस सर्व कर रहे हैं 60 दिन के लिए, तो सिर्फ 2 डिटेल दीजिए उसको, एक तो अमाउंट पेबल दे दीजिए और डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी दे दीजिए। लेकिन ये अच्छा रहेगा कि आप सारी डिटेल दे दो कि अकाउंट कब से एनपीए है, कितना समय हो चुका है ओवरड्यू हुए इसको, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है, फैसिलिटी वाइज कौन कौन सी सिक्योरिटी आपने बैंक को गिरवी कर रखी है और कौन कौन से सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए हैं बैंक के द्वारा, वो सारी डिटेल हम प्रोवाइड कर देते हैं तो अच्छा रहता है। अब जो डिमांड नोटिस है सेक्शन 13(2) के तहत ये कितने दिन के लिए इशू होता है फ्रेंड्स, 16 डेज का मौका देता है। वो कैन बी इशूड 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। तो डिमांड नोटिस जो है सेक्शन 13(2) के तहत जो आप इशू करेंगे वो इनमें से किसी भी तरीके से इशू कर सकते हैं। बाय रजिस्टर पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है, रजिस्टर पोस्ट से भेज दीजिए, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, कोरियर से भेज दीजिए, किसी एक तरीके से आप या कई तरीकों से कर सकते हैं। कोरियर से भेज दीजिए, फैक्स मैसेज से, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भी एक्सेप्ट होता है, इसीलिए मैंने ये स्पेशली यहाँ पर ये बात बताई है कि आपका ईमेल भी जो है, ईमेल के थ्रू भी आप नोटिस सर्व कर सकते हैं सरफेसी एक्ट में। इसीलिए मैंने यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि स्पीड पोस्ट कोरियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, पर कई बार क्वेश्चन घुमा करके ये बनाते हैं कि जो सेक्शन 13(2) के तहत जो आप नोटिस इशू कर रहे हैं उनको क्या हम कोरियर से भेज सकते हैं, तो वहाँ पर आपको डाउट आ जाएगा कि नहीं, शायद हाथ में ही जा करके देना होता है या फिर रजिस्टर्ड डाक से ही भेजना होता है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर चर्चा कर लेना जरूरी हो जाता है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी, जिसमें एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ भेजेंगे, स्पीड पोस्ट से भेजिए या कोरियर से भेज दीजिए या फैक्स मैसेज भेज दीजिए, इवन आप ईमेल भी भेज सकते हैं या फिर जाकर के बाई हैंड डिलीवरी कराइए। बाई हैंड डिलीवरी अगेंस्ट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, जब आप उसको बाई हैंड डिलीवर करेंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर तरीके से ले लीजिएगा, नहीं तो वो बाद में मना कर देगा कि आप तो आए ही नहीं थे और हमको कोई चीज़ मिली ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़, इतने तरीकों से आप जो है सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोटिस सर्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर हमने सिर्फ इतना बताया था कि सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(2) के तहत आप एक 60 डेज का नोटिस इश्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल में हम उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस, अब उसको नोटिस मिल गया 60 दिन का, तो इफ बारोअर मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन और रेज एनी ऑब्जेक्शन, अब अगर उसको नोटिस मिला बारोअर को और बारोअर को नोटिस मिलने के बाद में अगर वो कोई रिप्रेजेंटेशन देता है, बैंक से, बैंक के पास आता है, बैंक को कोई चिट्ठी लिखता है या कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा यानी हमारा जो बैंक होगा उसे जो है उसका रिप्लाई 15 दिन के अंदर में दे देना होता है। जब आपको वो नोटिस मिला है, जब आपको उसकी तरफ से क्वेरी आई है, उसके 15 दिन के अंदर में आपको उसके रिप्लाई दे देना होता है। क्लियर हो गई बात।
ठीक है। तो वही बात हमने ये पहले भी जान रखा है कि मतलब नोटिस मिलने के बाद में अगर बारोअर कोई भी रिप्रेजेंटेशन देता है या कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो सिक्योर क्रेडिटर को कम्युनिकेट हिज रिप्लाई, अपना रिप्लाई देना होगा बारोअर को विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन फैक्चुअल पोजीशन एंड ऑन मेरिट। तो जो भी रिप्लाई आप देंगे वो फैक्चुअल पोजीशन और मेरिट बेसिस पर देंगे, कुछ गलत सलत रिप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है। इफ बारोअर फेल्स टू कंप्लाई विथ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो बैंक को कितने दिन में रिप्लाई करना है, 15 दिन में। तो अब तक 2 डेट्स देखी, एक तो हमने ये देखा सेक्शन 13(2) के तहत 60 दिन का नोटिस इशू होता है कि आप हमारा पैसा चुका दीजिए। इसके बाद में अगर नोटिस मिलने के बाद में अगर बारोअर हमसे कोई क्वेरी पूछता है तो उसका रिप्लाई हमें 15 दिन में करना होता है। तो अब तक काम की बातें जो पूछी बहुत जाती हैं वो इतनी बातें हो चुकी हैं। अब अगर जो है इफ बारोअर 60 दिन का समय बीत गया और वो पैसा हमारा नहीं चुका पाया तो इफ बारोअर फेल्स टू कंप्लाई विद द डिमांड नोटिस द सिक्योर्ड क्रेडिटर में टेक रिकोर्स टू रिकवरी मेजर्स व्हिच इंक्लूड टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट। तो अगर वो पैसा हमारा नहीं चुका पाता है, डिमांड नोटिस 60 दिन बीत जाते हैं, तो हम जो है अब अपना रिकवरी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं जिसमें हम उसका पोजीशन भी ले सकते हैं, जो भी एसेट उसने हमारे पास गिरवी या सिक्योर करके रखा हुआ है, फॉर रियलाइजेशन ऑफ रिकवरी ऑफ हिज सिक्योर डेब्ट्स एंड द टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई कंपनी है तो उसमें मैनेजमेंट का भी टेक ओवर कर सकते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन एज मैनेजर टू मैनेज द सिक्योरिटी एसेट। साथ ही साथ में अगर प्रॉपर्टी का पोजीशन ऑलरेडी हो चुका है तो आप वहां पर मैनेजर भी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जिसका काम होगा सिक्योरिटी एसेट को मैनेज करना, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो अगर कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, जो बारोअर है वो हमारे पैसे नहीं लौटा पाता है, तो हम क्या करेंगे, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टी का पोजीशन भी लेते हैं, या प्रॉपर्टी का ही चाहे सिक्योर्ड एसेट का पोजीशन भी ले सकते हैं ताकि हम अपने पैसे को रिकवर कर सकें। ओके। साथ ही साथ में अगर कोई कंपनी है तो उसका टेक ओवर भी मैनेजमेंट का किया जा सकता है, और अगर किसी प्रॉपर्टी का आपने ऑलरेडी टेक ओवर कर रखा है तो वहां पर किसी पर्सन को एज ए मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं जिसका काम होगा उस सिक्योरिटी एसेट को मैनेज करना। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। उसके बाद में सरफेसी एक्ट प्रोवाइड द इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन और एजुकेशन ऑफ कोर्ट। अब ध्यान दीजिएगा कि सरफेसी एक्ट में आपने ये जो टेक ओवर किया है यहाँ पर कोर्ट का कोई जो है इंटरवेंशन या इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरफेसी एक्ट जो है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आप उस सिक्योरिटी को अपने कब्जे में ले रहे हैं बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, बिना कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के आपने सिक्योरिटी को टेक ओवर कर लिया है। यही इतनी सबसे सरफेसी एक्ट की सबसे खास बात होती है कि हमने पोजीशन भी ले लिया लेकिन अभी तक हम कहीं मतलब कोर्ट वगैरह नहीं गए। सेक्शन 13 का 13 कहता है, 13 कहता है सरफेसी एक्ट प्रोवाइड दैट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए एक बार आपको डिमांड नोटिस मिल गई बैंक की तरफ से, तो उसके बाद में आप उस प्रॉपर्टी के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना उसे बेच सकते हैं, ना उसे लीज पर चढ़ा सकते हैं। ओके। मतलब किसी भी तरीके से बैंक की परमिशन के बगैर आप अब उस प्रॉपर्टी को छू नहीं सकते हैं। जो कहने का मतलब यह है कि सेक्शन सरफेसी एक्ट का सेक्शन 13 का 13 कहता है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस द बारोअर मॉर्गेजर और गारंटर शैल नॉट ट्रांसफर एनी ऑफ द सिक्योरिटी एसेट बाय वे ऑफ सेल, लीज और अदरवाइज। किसी भी तरीके से अब आप जो है उस मतलब हमारे जो सिक्योर्ड एसेट है उसको छेड़छाड़ मत करिए, उसे बेचिए मत, उसे लीज पर मत चढ़ाइए, बिना बैंक की परमिशन के अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी पर। सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए। फिर सेक्शन 29 ये कहता है सरफेसी एक्ट का कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको जेल हो सकती है 1 साल की, या फाइन लग सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, सेक्शन 29 ऑफ एक्ट प्रोवाइड दैट इफ एनी पर्सन कंट्रावेंस आर अटेम्प्ट टू कंट्रावेन, मतलब कोई व्यक्ति हमारे इस आदेश को नहीं मानता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लीज कर देता है या बेच देता है, अगर ऐसा करता वो पाया जाता है तो सरफेसी एक्ट का सेक्शन 29 कहता है कि उस व्यक्ति को जो है पनिशमेंट मिलेगी और उसे 1 साल की जेल मिल सकती है और उसे फाइन भी लग सकता है, या 1 साल की जेल प्लस फाइन दोनों भी हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्ट का मतलब बात ना मानने की वजह से होगा। फिर होगा द पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट शुड बी टेकन ओनली बाय द अथराइज्ड ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। अब जो सिक्योर्ड एसेट है आपका, उसका आपको पोजेशन लेना है, तो पोजेशन आप तभी ले सकते हैं, किसके द्वारा लिया जाएगा, अथराइज्ड ऑफिसर की सहायता से लिया जाएगा, और तभी ले सकते हैं जब वहां 2 विटनेस मौजूद हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस। ठीक है। तो 2 विटनेस, 2 गवाह मौजूद होने चाहिए, उनकी मौजूदगी में अथराइज्ड ऑफिसर जो है वो सिक्योर्ड एसेट का या घर का, प्रॉपर्टी का, कंपनी का पोजेशन ले सकता है। इन्वेंट्री शुड बी प्रिपेयर्ड बाय अथराइज्ड ऑफिसर इन केस ऑफ मूवेबल एसेट। अगर कोई एसेट इमूवेबल जैसे घर हो गया
इनमें नहीं, लेकिन अगर मूवेबल एसेट है तो उसकी इन्वेंट्री बनाई जाती है। इन्वेंट्री बनाने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, उस पे सीसी वगैरह चल रहा है या कोई भी लोन आपने दे रखा है। अब अगर आप उसको कब्जे में लेते हैं, उस दुकान को कब्जे में नहीं ले रहे हैं, उसमें जो सामान रखा है उसको अगर आप कब्जे में ले रहे हैं, तो उस केस में आपको इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी कि हाँ, जब हमने इसको कब्जे में लिया तो वहाँ दुकान पर 6 एसी थे, 20 टेलीविजन थे, है ना, 18 फ्रिज थे, ऐसे इन्वेंट्री बना ली जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो इन्वेंट्री बना ली जाती है अथॉराइज्ड ऑफिसर के द्वारा अगर मूवेबल एसेट है तो। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जैसे फल की दुकान है, सब्जी की दुकान है, ऐसी चीजों को मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर आप पोजीशन लेते हैं, या कोई ऐसी चीज है जो जल्दी खराब हो जाती है, तो उस केस में हम उसको जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करेंगे। एक्सपीडियस स्टेप्स फॉर डिस्पोजल ऑफ मूवेबल एसेट शुड बी टेकन पर्टिकुलरली व्हेन दे आर पेरिसेबल। अगर कोई चीज जो है जल्दी खराब होने वाली है तो उसको हम तेजी के साथ में उसका डिस्पोजल करने की कोशिश करेंगे, सो एज टू अवॉइड सेफ कीपिंग एक्सपेंसेस, ताकि हम जो उसे सुरक्षित रखने में जो खर्चा होगा उससे बच पाएंगे, सिक्योरिटी चार्जेस, लॉस डिटोरिएशन इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स, है ना। अगर समय के साथ में कोई चीज की क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो रही है तो उससे भी हमको बचने के लिए जल्दी से जल्दी जो है एक्सपीडियस लेवल पर हमको इसको डिस्पोजल करने की जरूरत होती है। अथॉराइज्ड ऑफिसर शैल टेक पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन इन फॉलोइंग मैनर। अब जो अथॉराइज्ड ऑफिसर होगा वो मॉर्गेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, यानी घर वगैरह जिसको मॉर्गेज किया गया है, उसको पोजीशन अगर लेना है तो कैसे पोजीशन लेगा, तो देखिए बाय डिलीवरिंग ए पोजीशन नोटिस टू द मॉर्गेजर, यानी बारोअर या गारंटर या दोनों को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक पोजीशन नोटिस देगा। कौन दे रहा है, अथॉराइज्ड ऑफिसर, है ना। कौन दे रहा है, यहां पर ध्यान रखिएगा, अथॉराइज्ड ऑफिसर एक पोजीशन नोटिस देगा बारोअर और गारंटर को, जिन्हें आप मॉर्गेजर भी कह सकते हैं। बाय एफेक्सिंग द पोजीशन नोटिस ऑन द आउटर डोर आर एट सच कॉन्स्पिकुअस प्लेसेस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पहली बात तो पोजीशन नोटिस डिलीवर किया जाएगा मॉर्गेजर यानी बारोअर गारंटर को, साथ ही साथ में जो पोजीशन नोटिस है उसको ऐसी जगह पर, दरवाजे के बाहर या ऐसी जगह पर चिपकाया जाएगा जहां से सभी लोग देख सकें, है ना। कॉन्स्पिकुअस प्लेसेस पर आपको चिपकाना होगा जहां से सभी कोई देख सके कि हाँ, यहाँ पर पोजीशन का नोटिस लगा हुआ है। विद इन 7 days ऑफ टेकिंग पोजीशन लेने के 7 दिन के अंदर में पोजीशन नोटिस पब्लिश किया जाएगा 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में, जिनमें से एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हो गई। देखिए ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। 2 न्यूज़पेपर में हमको नोटिस छापना होगा, जिसमें से एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, एक इंग्लिश में हो सकता है, और हैविंग सफिशिएंट सर्कुलेशन इन लोकेलिटी वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर वो वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले की न्यूज़पेपर की सफिशिएंट सर्कुलेशन होना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो टेक ओवर या फिर पोजीशन लेने के 7 दिन के अंदर में हमें ये काम कर देना होता है। इफ फॉर एनी रीजन फिजिकल पोजीशन इज टू बी टेकन। अब अगर मान लीजिए हम किसी वजह से अगर हमको फिजिकल पोजीशन लेनी है, यानी हमको वहां जाकर के अब वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में अगर करनी है, अथॉराइज्ड ऑफिसर शैल फाइल एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एन एफिडेविट। तो उस केस में जो अथॉराइज्ड ऑफिसर होगा वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा एक एफिडेविट के साथ में, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, सरफेसी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करिए एफिडेविट के साथ में। किसके सामने अब आप ये फाइल करेंगे, फिजिकल पोजीशन। अब देखिए फिजिकल पोजीशन लेते समय हमें थोड़ा बहुत जो है कोर्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर हम कोर्ट में अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा। अगर फिजिकल पोजीशन की बात आ जाएगी तो अथॉराइज्ड ऑफिसर को एक फाइल एप्लीकेशन जो है फाइल भरना पड़े, एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक एफिडेविट भी भरना पड़ेगा सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट के तहत। और वो किसके सामने ये सारा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो डीएम से मैंने कहा नहीं था कि पोजीशन विल बी टेकन विद द हेल्प ऑफ डीएम, मैंने वहां सिर्फ सिंपल लिख दिया था कि आप डीएम की सहायता से पोजीशन लेंगे, लेकिन असलियत में कहानी इतनी चलती है। यहाँ पर होता क्या है, फिजिकल पोजीशन अगर आपको लेना है तो एक एप्लीकेशन भरिए, साथ साथ एक एफिडेविट, सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट, और किसके किसके सामने आप ये जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, डीएम के सामने ले जाइए, वो भी फैसला कर सकता है। कई कई जगहों पर डीएम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है कहीं, और उसके बाद में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके सामने ले जा करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने दस्तावेज सेक्शन 14 के तहत। द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट
पास सुटेबल ऑर्डर अंडर सेक्शन 14 फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब जो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में अपना एफिडेविट और वो फाइल एप्लीकेशन ले करके गए सेक्शन 14 के तहत, तो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है सरफेसी एक्ट के तहत, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, चाहे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उनके ऊपर सरफेसी एक्ट ये कहता है कि आपको 30 दिन के अंदर में एप्लीकेशन रिसीव होने के 30 दिन के अंदर में आपको फैसला दे देना होगा। वो उसके कंटेंट को आप सेटिस्फाई कर लीजिए, आपको लगता है कि हाँ पोजीशन फिजिकल पोजीशन देने की जरूरत है, तो उस केस में आप एक ऑर्डर पास कर दीजिए कि हाँ ठीक है आप जाइए और पोजीशन ले लीजिए। कितने दिन के अंदर में? 30 दिन के अंदर में। अब मान लीजिए किसी वजह से जो डीएम है या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, अगर मान लीजिए 30 दिन के अंदर में ऑर्डर पास नहीं कर पाते हैं, इफ नो सच ऑर्डर इज पास विद इन 30 डेज, ये उनकी जिम्मेदारी है फ्रेंड, ध्यान दीजिए, इसमें बैंक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 30 दिन के अंदर में अगर वो ऑर्डर नहीं पास कर पाते हैं, रीजन बियॉन्ड कंट्रोल, उनके कंट्रोल के बाहर कारण से अगर नहीं कर पाते हैं, तो वो जो डीएम होगा ही में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग, उसको रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि किस वजह से वो 30 दिन में अपना ऑर्डर पास नहीं कर पाया है, राइटिंग में उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, एंड देन ही विल पास द ऑर्डर विद सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग एग्रीगेट 60 डेज। तो उसके बाद में मैक्सिमम टोटल मिलाकर के 60 दिन के अंदर में उसको ऑर्डर अपना पास कर देना होगा, या तो आप रिजेक्ट कर दीजिए या तो 60 दिन के अंदर में आपको ऑर्डर पास कर देना होगा। क्लियर हो गया? तो डीएम जो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, उसको पहली बात तो 30 दिन के अंदर में सेक्शन 14 के तहत आदेश पारित कर देना चाहिए कि हाँ आप पोजीशन ले लीजिए, अगर वो सेटिस्फाइड है। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो ही विल रिजेक्ट, है ना। और अगर मान लीजिए 30 दिन के अंदर में वो ऑर्डर पास नहीं करता है, तो उसको राइटिंग में जस्टिफिकेशन देना होगा, राइटिंग में ही उसी जो आप एफिडेविट लेकर गए हैं कि हम ऑर्डर क्यों नहीं पास कर पाए हैं, किस वजह से नहीं पास कर पाए हैं, और फिर उसके बाद में कुल मिलाकर के 60 दिन के अंदर में, यानी अगले 30 दिन का और मौका मिलेगा, और 30 दिन पहले ही मिल चुके थे, 30 दिन का और मिला, कुल मिलाकर के एग्रीगेटेड 60 दिन के अंदर में उनको ये आदेश पारित कर देना होगा कि आप फिजिकल पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया था, जो यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, इनकी थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर क्लेरिफिकेशन आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का। डिवीजन बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जो नामनक्लेचर है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, है ना, सरफेसी एक्ट में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शब्द यूज किया गया है, ये नामनक्लेचर यूज किया गया है। इसमें जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, बल्कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट functioning as a non-metropolitan area in a non-metropolitan area, and as such chief justice magistrate shall have jurisdiction to entertain an application made by bank for taking physical possession। तो मतलब कहने का इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये बात क्लियर कर दी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होगा, जो सरफेसी एक्ट में हम कह रहे हैं कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से हमें आदेश पारित करवाना होता है, उसमें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी फंक्शन कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। कहने मतलब बाद में इसमें बहस छिड़ गई कि सर आपने सरफेसी एक्ट में ये कहा है कि केवल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही फैसला कर सकता है, तो अगर मान लीजिए जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में काम कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो उस केस में वो मना कर देते थे कि हम जो है फैसला सरफेसी का नहीं कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बेंच ने ये क्लियर किया कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, अगर उसमें सरफेसी एक्ट है जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उसमें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी काम कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं, और अपनी जुरिडिक्शन के में वो किसी भी अगर बैंक के द्वारा एप्लीकेशन आता है सरफेसी एक्ट में फिजिकल पोजीशन लेने का, तो उसका फैसला वो दे सकते हैं। तो ये बात जो है क्लियर कर दी थी किसने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया था। द बारोअर इंक्लूडिंग द टेनेंट इन मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, अब मान लीजिए जो बारोअर है जिसने लोन लिया हुआ है, या जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थी जो आपने घर बनवाया था, उसमें अगर मान लीजिए किराएदार हैं, अगर बारोअर या किराएदार जो इस फैसले से अगर जो है नाखुश हैं, इफ एग्रीगेटेड बाई एनी ऑफ द मेजर टेकन बाई द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब बैंक, फॉर टेकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर सिक्योरिटी में मेक एन एप्लीकेशन टू डीआरटी, है ना। अब अगर मान लीजिए बारोअर या उसके जो किराएदार हैं वो इस फैसले से खुश नहीं है कि बैंक ने टेक ओवर कर लिया है, पोजीशन ले लिया है, तो वो चाहें तो अपना एप्लीकेशन कहाँ फाइल कर सकते हैं? डीआरटी में फाइल कर सकते हैं, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड?
प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, वो 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है और मैक्सिमम 65 साल की एज तक रह सकता है। ओके, तो कितने दिन के अंदर अंदर में आपको डीआरटी में ये फाइल कर देना होता है केस? तो 45 दिन के अंदर अंदर में द डेट ऑन व्हिच सच मेजर आर टेकन, यानी जिस दिन पोजेशन लिया गया उसके 45 दिन के अंदर अंदर में आपको डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में अपना केस फाइल कर देना होता है। अब जो डीआरटी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था आरडीबी एक्ट के तहत, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत डीआरटी को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके रूल कहते हैं कि जो एप्लीकेशन इसके पास आएगा उसको 60 दिन के अंदर अंदर में जो है क्लियर कर देना होगा। तो 180 डेज है फ्रेंड्स नॉर्मल केसेस में, और 60 दिन के अंदर में अगर सरफेसी एक्ट के तहत जो है कोई एप्लीकेशन आती है तो उसे 60 दिन के अंदर में डीआरटी को फैसला देना होता है। अब अगर मान लीजिए 4 महीने के अंदर अंदर फैसला नहीं होता है तो एनी पार्टी, बैंक या बारोअर, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं किसके साथ में? अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा फैसला डीआरटी में नहीं हो रहा है, तो डीआरएटी में केस फाइल किया जा सकता है ताकि उनका जो केस है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति डीआरटी का फैसला आया लेकिन उससे भी परेशान है, उससे खुश नहीं है, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में या डीआरएटी में जो है 30 दिन के अंदर अंदर में अपना केस फाइल कर सकता है। अगर मान लीजिए आप डीआरटी के फैसले से खुश नहीं हैं तो डीआरएटी में आप 30 दिन के अंदर में जाकर के अप्लाई कर दीजिए कि हम डीआरटी के फैसले से खुश नहीं, आप इसे देखिए। अब अगर मान लीजिए जो है बारोअर अगर जाकर के अप्लाई करेगा तो उसको 50% ऑफ डेट डिमांडेड बाय बैंक या डिटरमाइंड बाय डीआरटी व्हिचएवर इज लेस डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आप डीआरटी के फैसले से खुश नहीं हैं और डीआरएटी में अप्लाई करना चाहते हैं, बारोअर के एंड से बोल रहा हूं, बैंक के लिए नहीं, तो उसे 50% जमा करना होगा। किसका? जो बैंक की उधारी है वो, या जो डीआरटी का फैसला है वो, दोनों में से जो कम हो उसका 50% उसे जमा करना पड़ता है। और डीआरटी को ये पावर होती है कि वो चाहे तो इसे घटा करके 25% तक कर सकता है। डीआरएटी का भी ध्यान रखिएगा, इसका जो हेड होता है उसे हम चेयरपर्सन कहते हैं, उसे 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है और या मैक्सिमम 70 साल की एज तक वो अपने पद पर रह सकता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में इन केस द पोजेशन इज रॉन्गफुली टेकन। अब अगर मान लीजिए बैंक के द्वारा जो टेक ओवर किया गया है वो गलती से कर लिया गया है सिक्योर क्रेडिटर द्वारा, तो उस केस में कंपनसेशन पे करना पड़ेगा आपको बारोअर को आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। आफ्टर टेकिंग पोजेशन द अथराइज्ड ऑफिसर शुड ऑब्टेन वैल्यूएशन ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड वैल्यूअर एज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक बार आपने घर का पोजेशन ले लिया, घर आपके कब्जे में आ गया, न्यूज़पेपर में आपने इस मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह दे दिया, नोटिस दे दिया। अब आपका काम क्या है? उस घर को बेचने का। बेचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि घर की वैल्यू कितनी है, इसीलिए आप जो है वैल्यूएशन करवाते हैं, अप्रूव्ड वैल्यूअर से करवाते हैं। बैंक के लिए जो अप्रूव्ड वैल्यूअर है उससे आप जो है वैल्यूएशन करवाते हैं। आफ्टर वैल्यूएशन अथराइज्ड ऑफिसर शुड फिक्स रिजर्व प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। एक बार वैल्यूएशन हो गया तो उसका रिजर्व प्राइस फिक्स किया जाता है कंसल्टेशन विद सिक्योर्ड क्रेडिटर। बैंक और अथराइज्ड ऑफिसर दोनों मिल करके उस वैल्यूएशन के बाद में उसका रिजर्व प्राइस फिक्स करते हैं। मान लीजिए वैल्यूएशन करने के बाद पता चला कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, तो अब बैंक जो भी चाहे या अथराइज्ड ऑफिसर और बैंक मिल करके उन्होंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, इसका रिजर्व प्राइस हम मानकर चलते हैं 90 लाख रुपए, अपनी तरफ से डिसाइड कर दिया, या 1 करोड़ 10 लाख रुपए, जैसे भी उनको समझ में आएगा उस हिसाब से उसका रिजर्व प्राइस फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? द अथराइज्ड ऑफिसर शुड सर्व 30 डेज सेल नोटिस टू बारोअर, मोर्टगेजर आर गारंटर गिविंग द डिटेल ऑफ फॉलोइंग। तो अब क्या होगा कि अथराइज्ड ऑफिसर 30 दिन का नोटिस सर्व करेगा। देखिए वहां पर हमने यही कहा था कि घर को बेचने से पहले 30 दिन का सेल्स नोटिस देना होता है बारोअर और गारंटर को। अब यहां पता चल रहा है कि ये काम अथराइज्ड ऑफिसर करता है, तो अथराइज्ड ऑफिसर 30 दिन का सेल्स नोटिस जारी करेगा बारोअर को, मॉर्टगेजर को या गारंटर को, तीनों लोगों को कर देगा। एक्चुअल में मॉर्टगेजर वही होता है, बारोअर ही होता है। ठीक है, और उसको कौन कौन सी डिटेल देनी होगी? रिजर्व प्राइस फिक्स, यानी कि उस प्रॉपर्टी की कीमत क्या फिक्स की गई है, कब और कहां किस जगह पर ऑक्शन होगा, इसके बारे में भी बताना होता है। तो नोटिस 30 दिन का जो आप सर्व करेंगे उसमें आपको बताना होगा कि फिक्स क्या किया हमने, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी फिक्स प्राइस जो है 1 करोड़ रुपए का रखा है। ठीक है, रिजर्व प्राइस 1 करोड़ का रखा है और 17 मई को, है ना, 4 बजे शाम को इस जगह पर ऑक्शन होगी। इस तरीके की डिटेल जो है उसको प्रोवाइड कर देनी होती है। उसके बाद में इन फर्स्ट ऑक्शन, पहली बार जब बोली लगेगी फ्रेंड, तो रिजर्व प्राइस शुड बी फिक्स्ड एट 95% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, FMV, फेयर मार्केट वैल्यू का, यानी कि मार्केट में उस मकान की कीमत कितनी है उसका 95% जो है आपको प्राइस रखना होता है। पहली बार जब ऑक्शन होती है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मार्केट में
1 करोड़ रुपए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आती है घर की, तो आप जो है 95 लाख रुपए जो है उसका प्राइस रखेंगे। रिजर्व प्राइस कितना रखेंगे? 95% रखेंगे पहले ऑक्शन में। मतलब हम ये भी मानकर चलेंगे हम 95% रिकवर कर पाएंगे। अब दो केसेस होंगे, एक तो ये होगा कि हो सकता है 95% आपने 95 लाख रुपए प्रॉपर्टी कीमत लगाई, ये बिक जाए, या हो सकता है कोई बोली ही ना लगाए। तो जब बोली नहीं लगाएगा तो अगली बार आप थोड़ा सा और औकात में आएंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑक्शन में तो आप जो है 95% की उम्मीद किए थे कि फेयर मार्केट प्राइस का 95% हम रिजर्व प्राइस रखेंगे, ठीक है। सेल ऑफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर सेल किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी तो हम बेच ही नहीं सकते हैं, हमें सरफेसी एक्ट के तहत पता ही है, अदर देन सरफेस एग्रीकल्चर लैंड कह रहे हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड तो सरफेसी के तहत आती ही नहीं है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप सेल कर रहे हैं तो उसमें जो अगर 50 लाख या उससे ऊपर का है, अगर सेल होता है तो 1% का इनकम टैक्स देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की है तो उसमें अगर वो 50 लाख या उससे ऊपर जो है दाम लगता है मान लीजिए प्रॉपर्टी का, तो 1% इनकम टैक्स देना पड़ जाता है। 50 लाख या उससे ज़्यादा है, अगर कोई प्रॉपर्टी 40 लाख 30 लाख की है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। इफ देयर इज नो बिडर, अब पहली बार आपने ऑक्शन किया और आपने सोचा कि 95% हम प्राइस रखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू का ना, एफएमबी का अगर 95% वैल्यू मतलब प्राइस रखेंगे और कोई बिडर ही नहीं आया, किसी ने बोली ही नहीं लगाई, तो इन नेक्स्ट ऑक्शन सर रिजर्व प्राइस में बी फिक्स्ड एट फोर्स्ड सेल वैल्यू, एफएसबी, ठीक है। तो अगली बार क्या होगा, अगली ऑक्शन में आप क्या करेंगे, प्राइस फिक्स रखेंगे फोर्स्ड सेल वैल्यू के बराबर। क्या मतलब है इसका? मतलब कहने का अब हमको बेच देना है, पहले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आपने ये सोचा कि हमें 95 लाख रुपए मिल जाएंगे, इसीलिए आपने 95% रखा, लेकिन अब कोई बिडर ही नहीं आया, किसी ने खरीदने की बात ही नहीं की क्योंकि बहुत महंगा था। तो अगली बार जब आप बोली लगवाएंगे, नेक्स्ट ऑक्शन करेंगे, तो वहां पर फोर्स्ड सेल वैल्यू यानी अब कितने में बिक सकती है, मतलब बिक जरूर जाए, वो वैल्यू पर हम इसको चार्ज करेंगे। मतलब कहने का अगर मान लीजिए अब आपको पता चला कि 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है लेकिन हम 95 में बेच नहीं पाए, तो अब आप डिसाइड करोगे कि इसकी कीमत हम 65 या 70 रख देते हैं ताकि ये कम से कम बिक जरूर जाए। फोर्स सेल वैल्यू इसे ही कहते हैं, मतलब बेच ही देना है, ठीक है। एवरी सेल नोटिस इश्यूड टू द बारोअर शुड आल्सो बी इफेक्ट इन कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जितनी बार आप सेल्स नोटिस निकालेंगे, पहली बार जो है वो हुआ ऑक्शन हुआ तब भी आप उसको अच्छी जगह पर चिपकाइए, और उसके बाद में दूसरी बार जब आप बिडिंग करवा रहे हैं तो उसको भी मतलब जो है प्रॉपर्टी पर उसको जो है बराबर हम नोटिस चिपकाते रहेंगे कि हाँ इसकी वो नीलामी होने वाली है। द रूल आल्सो अथराइज दैट सेल्स नोटिस में बी पुट ऑन बैंक वेबसाइट। अब जो नियम है वो ये भी कहता है कि बैंक की वेबसाइट पर भी जो है सेल्स नोटिस को पुट किया जाना चाहिए, ठीक है। 30 डे का नोटिस जो है सेल्स नोटिस दिया जाता है जब पहली बार ऑक्शन होती है, और कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाता है उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जो है ऑक्शन होती है। यानी कि अगर पहली बार सेल होगी तो 30 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाएगा, दूसरी बार सेल होगी तो कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, तीसरी बार भी सेल होती है तो भी 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। तो मतलब कहने का यह है कि जरूरी नहीं कि एक ही बार में प्रॉपर्टी आपकी बिक जाए, मल्टीपल अटेम्प्ट लगाने पड़ सकते हैं। द मॉर्टगेजर हैज द राइट टू पे द ड्यूज ऑफ बैंक एंड रिडीम द प्रॉपर्टी। अब जिसका घर उधार है या जो प्रॉपर्टी आपकी बैंक के पास में गिरवी है, उसके जो मॉर्टगेजर है, जो जिसने लोन लिया है, उसके पास अधिकार होता है कि वो बैंक का सारा पैसा क्लियर करे और अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा ले। जैसे ओम जय जगदीश मूवी में हुआ था, नीलामी होने से पहले, या फिर नीलामी, उसमें तो खैर नीलामी हो गई थी, लेकिन मान लीजिए अगर आप नीलामी होने से पहले चाहते हैं अपना घर बचाना तो बचा सकते हैं, बस आप बैंक का सारा पैसा दे दीजिए। लेकिन ये काम आपको जो ड्यूज पे करने हैं वो काम कब करना है, एनी टाइम बिफोर, इस चीज के होने के पहले आप कर लीजिए। द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नोटिस फॉर पब्लिक ऑक्शन आर इनवाइटिंग कोटेशन आर टेंडर फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक ऑक्शन के लिए नोटिस छपे उससे पहले या कोटेशन और टेंडर मंगवाया जाए पब्लिक से, उससे पहले अगर आप जो है अपना सारा का सारा उधारी चुका देते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बैंक छोड़ देता है। ई ऑक्शन इज कंपल्सरी फॉर पब्लिक सेल थ्रू सरफेसी एक्ट एक्सेप्ट फॉलोइंग केसेस। तो ध्यान रखिएगा कि अब सरफेसी एक्ट के तहत ई ऑक्शन जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन करना जरूरी है पब्लिक सेल के लिए, कि सरफेसी एक्ट में केवल 2 केसेस में आप इसे छोड़ सकते हैं, 2 केसेस में आप छोड़ सकते हैं। एक तो जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है ऑक्शन के समय पर, अगर वो 5 लाख से कम है, यानी जो भी आपकी उधारी है अगर वो 5 लाख से कम है तो आपको ई ऑक्शन करने की जरूरत नहीं है। या एफएसबी फोर्स्ड सेल वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की ब्रॉड फॉर ऑक्शन इज
लेस देन 5 लाख। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो आपकी फोर्स सेल वैल्यू है वो अगर आपकी 5 लाख से कम है तो भी आपको जो है ई ऑक्शन करने की जरूरत नहीं है, उस केस में मैनुअल ऑक्शन परमिटेड होती है। यानी कहने मतलब बहुत कम होगा कि ई ऑक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो नॉर्मली 5 लाख से ज़्यादा की ही होती हैं, है ना। उधारी 5 लाख से कम की हो ये पॉसिबल है, लेकिन जो नॉर्मली प्रॉपर्टी होती है और लेस देन 5 लाख बहुत कम होती हैं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा ई ऑक्शन कंपलसरी है पब्लिक सेल के लिए, केवल 2 केसेस में छोड़ते हैं। एक तो आपकी बुक आउटस्टैंडिंग 5 लाख से कम की हो, या फोर्स सेल वैल्यू आप जो प्रॉपर्टी की है वो 5 लाख से कम हो, तो उस केस में आप मैनुअल ऑक्शन कर सकते हैं। मैनुअल ऑक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन नहीं, वेबसाइट के थ्रू ना करिए, बल्कि वो नहीं जो कुर्सी वगैरह रख करके 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3 लाख 3 वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो फोर्स जो है ऑक्शन आप कर सकते हैं उस केस में। ओके, एंड सोल्ड वाला होता है ना। ऑक्शन शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन डेट एंड टाइम ऑलरेडी फिक्स्ड एंड कम्युनिकेटेड। जो ऑक्शन किया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑक्शन किया जाएगा वो पहले से ही जो डेट